बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है बाखबर। मैं हूं आपके साथ नाजिया खान। SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास काज़ाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में हुआ। पाकिस्तान ने न सिर्फ रुकन मुल्क की हैसियत से उसमें शिरकत की, बल्कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नहायत मौसर, मुदल्लिल और ठोस अंदाज में पाकिस्तान इलाकाई मामलात को लेकर, बैनुल-अक़वामी मामलात को लेकर क्या नुक्ता नज़र रखता है वो भी दुनिया के सामने पेश किया। एक कलीदी खिताब वज़ीर आज़म ने वहाँ किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म का यह कहना था कि हमें जोग्राफियाई और सियासी मुहाज़राई से ख़ुद को आज़ाद करना होगा। हमारे चैलेंजेस मुश्तरका हैं। वज़ीर आज़म ने गज़ा और अफ़गानिस्तान के इशू पर भी बात की और SCO को सिलसिले में किरदार अदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके अलावा गुर्बत, मौसमियाती तब्दीली, दहशतगर्दी, ये तमाम मामलात हैं जिस पर वज़ीर आज़म ने बड़े मुदल्लिल अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ की अगर आपके साथ कुछ सिनॉप्सिस रखूँ तो वज़ीर आज़म ने सैफरी के इजलास में शिरकत की है। साइड लाइन में वज़ीर आज़म की ताहाल अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म की तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़स्तान, बेलारूस के सदूर से मुलाकात हुई है। वज़ीर आज़म की नहायत खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई है अक़वामी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस से। इसके अलावा एक और अहम मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से। तमाम हवालों से वज़ीर आज़म का अब तक का जो दौरा रहा है, इससे पहले अगर आपको याद होगा तो 2 और 3 जुलाई को वज़ीर आज़म ताजिकिस्तान के दौरे पर थे। बड़ा ही ज़बरदस्त उनका कामयाब दौरा रहा है। तमाम चीज़ों का हम अहाता करेंगे। वज़ीर आज़म ने जो इजलास में बातें की हैं उस पर बात करेंगे। SCO का प्लेटफॉर्म क्योंकि एक इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्या इसका हम टेंजिबल आउटकम देख सकते हैं इलाकाई मामलात को लेकर जिनका जिक्र वज़ीर आज़म ने भी किया, इस पर हम बात करेंगे। रेलेवेंट पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, शनीला अमार साहिबा, बाबर गौरसी साहब। लाहौर में हमारे साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली साहब, सजाद अनवर साहब। आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। शनीला, सदर पुतिन समेत वज़ीर आज़म की दो तरफ़ा इलाकाई ताउन के लिए आलमी रहनुमाओं से हमने देखा मुलाकातें हुई और अभी भी ये सिलसिला जो है वो जारी है। क्या पाकिस्तान की आज़ाद और ख़ुद मुख्तार ख़ारजा पॉलिसी की ये बातें अक्कासी करती हैं जो मुलाकातों का सिलसिला वहाँ जारी है? शुक्रिया नाज़िया। देखिए नाज़िया, पाकिस्तान की जो इस वक्त हुकूमत है, पाकिस्तान में PDM की हुकूमत, उसी का तसलसल ये जो हुकूमत है, इन्होंने जब से आए हैं इन्होंने फॉरेन पॉलिसी की ना एक सिमत जो है मुतय्यन की है, वो है जियो इकॉनमी के। मतलब आपने अब अपने मुल्क के इकॉनमी के मफाद देखते हुए दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करना है। पैराडाइम शिफ्ट है जी बिल्कुल, क्योंकि मुल्क को इस वक्त जो इकॉनमी को लेके चैलेंजेस दरपेश हैं, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि आपने इनको सेटल करना है। उसी की वजह से अगर सऊदी अरब का दौरा हो रहा है, UAE का दौरा हो रहा है, या चाइना का दौरा हो रहा है, अब ये SCO में भी गए, उससे पहले ताजिकिस्तान गए। देखिए सेंट्रल एशिया जो है, अगर वहाँ पे आप देखें तो उनके साथ अगर हम अपने ताल्लुकात को बेहतर करें तो हम अपने मुल्क में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आप भी दहशतगर्दी है इंडिया की, उसकी वजह से हम हाइडल से बिजली तो बनाते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं बना पाते हैं। अब जो ताजिकिस्तान है, पहाड़ों में गिरा हुआ है, वहाँ पे पानी है, वो वहाँ पे पन बिजली से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, जो कासा 1000 मंसूबा भी शुरू किया गया था और उम्मीद की जा रही है कि इस साल उसको कंप्लीट कर लेंगे। वहाँ से सस्ती बिजली लाई जा सकती है, सेंट्रल एशिया से सस्ती गैस आ सकती है, सेंट्रल एशिया से LPG वगैरह जो है वो हमारे मुल्क के अंदर आ सकते हैं। इनके हम अपने मुल्क की तवानाई की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। और सेंट्रल एशिया को क्या चाहिए कि उनको गर्म पानी तक रसाई चाहिए, कि हम यानी कि हमारी बंदरगाह पोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगे दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को या अपनी तजारत को इस्तवार करने के लिए। अब इसी तरह पाकिस्तान चाहता है कि जो अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना जो रोड का लिंक बन रहा है, रेलवे का लिंक बन रहा है, उसका हिस्सा बने। इसी तरह जो ताजिकिस्तान वगैरह भी चाह रहे हैं, जो चाइना का है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके पाकिस्तान के जरिए वो उसका हिस्सा बन सकते हैं। रूस के साथ जो हमारे हैं, पहले भी वो गए थे, और हालांकि जो एक वज़ीर आज़म हैं जो आईनी तौर पे जिनको ओहदे से हटाया गया था, उनका कहना यह था कि जी मैं रूस गया था और मुझे उसी की सज़ा मिली है। जबकि जो शबाशी साहब हैं वो पहले भी रूस का दौरा कर चुके हैं, रूस के सदस्य से अभी भी उनकी मुलाकात हो रही है। रूस से तेल भी हमने जो है वो दरामद किया है, तो लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी भी आज़ाद आना है। सो वो एक जो साजिशी मफरूज़ा था वो तो वैसे ज़मीन बोस हो गया इसके बाद से। तो बात यह है कि हमें सेंट्रल एशिया की ज़रूरत है क्योंकि उनके मादनियात से फ़ायदा उठाएं। सेंट्रल एशिया को हमारी ज़रूरत है कि वो उनको पोर्ट और बंदरगाह वगैरह मिले। फिर ताजिकिस्तान के अंदर 100% लिटरेसी रेट है, पाकिस्तान उनकी तालीमी पॉलिसी से भी फ़ायदा उठा सकता है और दूसरे सेंट्रल एशिया की जो कंट्री उनके साथ भी। तो ये जो ताल्लुकात अब जो बन रहे हैं और जिस तरह वज़ीर आज़म आगे चल रहे हैं, अगर वो सारे हम चीज़ों को लेके चलें और पॉलिसी का तसलसल रहे तो हमें बड़ा मुस्बत चेंज नज़र आएगा। माजी में होता ये रहा है कि जैसे ही हुकूमतें जो थी दूसरे ममालिक के साथ कोई एग्रीमेंट करती थी, किसी मुआहदे के ऊपर काम करना शुरू करती थी, दरमियान में रोक दिया जाता, तो बहुत से मुआहदे लाइन में लगे हुए जिनके हम नाम गिनवा सकते कि उन पर काम रोक दिया गया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है
कि वो एक मस्बत सोच के साथ, मस्बत अप्रोच के साथ हमसाया ममालिक के साथ जो करीब है, देखिए ताजिकिस्तान जो है ना वाखान के बॉर्डर से सिर्फ हमसे 18 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो जो हमारे करीबी ममालिक हैं और उसी से आगे फिर हम सेंट्रल एशिया के दूसरे ममालिक की तरफ चले जाएंगे और फिर वहाँ से हम आगे यूरोप की तरफ चले जाएंगे। तो हमें इन तमाम ममालिक से रीजनल कनेक्टिविटी करते हुए अगर हम करें तो हमें दरामदाद जो है वो भी सस्ती हो जाएगी मुल्क के अंदर, उसकी वजह से इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी आएगी और हमारी जो ताजर बरादरी है उसको भी बड़ा फायदा होगा। डॉक्टर साहब, जो शनीला ने अभी बात की ना कनेक्टिविटी के हवाले से, उस पर भी मैं आऊँगी, लेकिन ज़रा मैं एससीओ के प्लेटफॉर्म जो कि एक बड़ी मौसर आवाज़ रखता है, उसको ज़रा इस एंगल से आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहूँगी कि अभी हम देख रहे हैं खित्ते में कुछ गैर मामूली सूरत हाल है। गज़ा की सूरत हाल आपके सामने है, अफ़गानिस्तान में कई सालों से अमन नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल में आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म का जो एक मौसर और जो इफ़ेक्टिवनेस है ये मज़ीद बढ़कर सामने आई है? देखिए नाज़िया, आपका शुक्रिया। ये जो इसका मैनिफेस्टो है ना नेटो का, मुझे इत्तेफाक ऐसा हुआ कि इसकी 2 हेड ऑफ़ द स्टेट मीटिंग्स में शिरकत का मौका मिला है। अब मैं इस एतमाद के साथ आपसे बात कर सकता हूँ कि जिस थीम पर ये इस दुनिया के लोग मुत्तफ़िक हुए हैं, मैं उस पर आपसे बात करता हूँ। दहशतगर्दी, मंशियात, माहौलियात, शारा रेशम की कनेक्टिविटी और इसके गिर्द आबाद तहजीबों के दरमियान ताउन, और ऐसा ताउन जिसके नतीजे में कोई बैरूनी ताकत यहाँ आके अपनी हेजमनी कायम ना कर सके। ये लिखी हुए किसी मैनिफेस्टो में नहीं है ये बात, लेकिन आफ्टर इन द एंड इसी नतीजे पे पहुंचना है। ठीक है। आपको याद है कि हमारे करीब अफ़गानिस्तान में भी और बाज़ और जगहों पर भी हमें नज़र आती हैं बैरूनी क़ुव्वतें, और उन क़ुव्वतों की वजह से ये ख़ित्ता तकरीबन 50 साल से मैदान जंग बना हुआ है। 79 से ये ख़ित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार है। तो ये जो तंजीम है SCO, इसका जो बुनियादी थिंकिंग ये है कि हम अपने इख्तिलाफ़ात अपने तरीक़ों से और अपने किसी गैर को शरीक किए बगैर हल करेंगे। ठीक है। एक इसका पहलू ये है। दूसरे इसका पहलू ये है, जैसे आपको याद है कि सार्क बनी थी और सार्क के 6-7 जो ममालिक थे, ये था कि आप बाहमी राब्ते होंगे और बाहमी इक़्तिसादी तावन होगा और किसी इख्तलाफी मामले पे बात नहीं होगी। तो इंडिया की बदनीयती की वजह से ये फोरम नाकाम हो गया। सारे खित्ते की ताकत, बाद में अफ़गानिस्तान भी इंडिया की लाइन पे चल निकला, तो यूँ वो, और अभी तक वही सूरत हाल है। लेकिन ये जो तंजीम है SCO की, इस तंजीम में आप इंडिया को शामिल कर लें, आप अफ़गानिस्तान इंडिया की लाइन पे चलना शुरू हो जाए, इंडिया और भी कोई ले आए अपना साथी, यहाँ ऐसी ताकतें मौजूद हैं, चाइना मौजूद है, रशिया मौजूद है, और ख़ित्ते के और बहुत सारे सेंट्रल एशिया के सारे ममालिक जहाँ इंडिया की दाल नहीं गल सकी, नहीं दल नहीं सकती, और वो को बदनीयती करके वो ऐसे मसाइल पैदा नहीं कर सकता जैसे सार्क नाकाम हो गई, ये भी नाकाम हो जाए। तो बुनियादी एक पहलू इसका ये है। दूसरा ये कि अपने वसाइल से, यानी मेरे पास ज़्यादा वसाइल है, जैसे हमारे पास क्या कहते हैं, धूप मौजूद है, हमारे पास पानी मौजूद है, हमारे पास फसलें मौजूद हैं, आपके पड़ोस में ऑयल और गैस मौजूद है, इसके अलावा कपास का बड़ा शानदार वहाँ मौजूद है, दुनिया की बेहतरीन कपास सेंट्रल एशिया में पैदा होती है। ये सब चीज़ें एक दूसरे के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना, ठीक, तो ये उसका दूसरा पहलू है। और यानी मकामी वसाइल से मकामी जो यहाँ की अक़वाम हैं वो इस्तेफ़ादा करें और जो दूसरों पे डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए। तो इस यानी जज्बे के साथ ये तंजीम काम कर रही है। बदकिस्मती ये हुई कि 2018 में जब यहाँ तब्दीली आई सो कॉल्ड और PTI इक़्तिदार में आ गई, तो जैसे उसने CPEC को तबाह किया, बिल्कुल इसी तरह से SCO से भी उसने ख़ुद को तकरीबन अनलिंक कर लिया, और उसकी वजह से जोश व खरोश में हमारे यहाँ भी कमी आई, और ये काम जो आगे बढ़ रहा था और ख़ास तौर पर वेस्ट पर जो डिपेंडेंसी थी हमारी, उसको ख़त्म करने की तरफ हम जा रहे थे, उसको इन्होंने ब्रेक लगाई। ठीक है। तो अब उसके बाद अप्रैल 2000 के बाद अब सूरत हाल फिर चेंज हो गई है, और अब हम बाहमी एतमाद के साथ और बाहमी
मामलात के यदि एक दूसरे के साथ इफ़ाम व ताउन तफ़हीम के साथ, इफ़ाम व तफ़हीम के साथ इस मामले को आगे लेकर बढ़ा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। मैं नौशाद साहब सर आपको शामिल गुफ्तगू करूंगी। सर वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में फ़लस्तीन की बात की, गज़ा की तमाम तर सूरत हाल तमाम रुकन ममालिक के सामने रखी, फिर उन्होंने उसके बाद अफ़गानिस्तान का भी जिक्र किया, इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, तमाम वो सुलगते हुए इशूज़ जो कि इस इलाकाई रीजनल कनेक्टिविटी के रास्ते में भी रुकावट हैं और साथ ही साथ अमन के लिए भी बहुत बड़ा सवाल के निशान है, वज़ीर आज़म ने बात की। लेकिन सर ओवरऑल अगर इस तंजीम की बात करूँ तो इन इशूज़ को लेकर इन तंजीम के अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है? इस तंजीम का जो मंशूर है या जो उसके अहदाफ हैं या जो उनके बुनियादी महवर हैं वो तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जब तक इलाकाई अमन नहीं होता तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। देखिए नाजिया, अभी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि बेसिकली ये जो दो ममालिक थे इनकी वजह से भी और हमारे यहाँ भी कुछ रजीम चेंज होने से पॉलिसी का फ़र्क आया, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो शंघाई ताउन तंजीम का जो मकासद हैं उनको पसे पुश डाला गया है। अब जब ये आपके सामने इजलास हो रहा है, मेरी नज़र में यकीनन फ़लस्तीन पर भी बात की गई है, दीगर मामलात पर भी बात की गई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान ने जिस तरह से जो SCO कंट्रीज़ हैं उनके सामने अपना मौक़िफ़ दोहराया है जो अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक है, और ये बताया है कि अफ़गानिस्तान जब तक पुरअमन नहीं होगा तब तक ये जो जिस रीजनल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं उसके फ्रूट्स बियर नहीं किए जा सकते। सो बेसिकली ये जो वस्त एशियाई रियासतें हैं, शरीला साहब ने आपको बताया कि गर्म पानी के साहिल उन्हें चाहिए, हमें वहाँ से बहुत इस्तेफादा करना है इन तमाम रियासतों से, लेकिन ये इसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हायल है वो अफगानिस्तान का वो रूट है जिस पे शोरश है, जिस पे सिक्योरिटी के मसाइल हैं। अगर आज अफगानिस्तान का ये रूट बहाल हो जाए, ये ट्रेड रूट डेवलप हो जाए, हमें चीन के ज़रिए ना जाना पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि आपके यहाँ प्रॉस्पेरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको मुल्क ममालिक को मिलेगी, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। इसका फ़ायदा अफगानिस्तान खुद अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कुछ जो जियोपॉलिटिकल मामलात हैं, भारत का जो किरदार रहा है इस सारे खित्ते के अंदर और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के मामलात में, और अफगानिस्तान के अंदर उसकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो SCO कंट्रीज़ जो हैं उनके जो अहदाफ हैं उसकी राह में रुकावट है। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब ने SCO कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। अब ये जो मैसेज देने का मामला होता है, पैगाम देने का मामला है इन तमाम कंट्रीज़ को, उसका मकसद ही ये है कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो बेसिकली हब डेवलप हो सकता है बतौर हब इस सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, उसको वो देखना नहीं चाहता, जिसकी वजह से वो बाकी सारे मामलात को भी डिस्टर्ब करने की तगोदौ में रहता है। और ये बात भी डॉक्टर साहब की बहुत हद तक दुरुस्त है कि अगर इसमें चीन और रूस ना होते तो फिर शायद भारत इसके अंदर भी इस सार्क की तरह के मामलात बना लेता इसको और इस तंजीम को उस लेवल पे काम करने की जिसे कहते हैं कि ये इजाजत ना देता जिसका अब इस वक्त चीन और रूस जो है वो बेड़ा उठाए हुए हैं। सो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो पिछले एक रजीम की वजह से जो प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ आए थे उसको न सिर्फ रिवाइव कर लिया है, बल्कि हम अब दोबारा से उस एक कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ चुके हैं जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी, रीजनल जो रिसोर्स शेयरिंग है, जो रीजनल रिसोर्सेज को पूल इन करके उसके बेनिफिट्स तमाम जो इस रीजन की अक़वाम है उनको वो बेनिफिट मिल सकें, इसके ऊपर जो हमने काम शुरू किया था उसको दोबारा से रिवाइव कर लिया गया है। उम्मीद है ये है कि जिस तरह की हमारे सामने इतलात आई हैं, वज़ीर आज़म साहब की भी जो मुलाकातें हुए हैं, ख़ास तौर पर ये जो साइड लाइन पर सैफ अफ्रीकी समिट थी, इसकी भी बड़ी अहमियत है और इसके अंदर बहुत से फैसले किए गए हैं। आपने देखा कि वो ताजिकिस्तान के दौरे के पहले दौरा था, उसके अंदर भी बहुत से MOUs भी साइन किए गए हैं और मुआहदे भी साइन हुए हैं। सो मैं ये समझता हूं कि ये जो हमेशा मगरिब की तरफ देखने वाला जो एक पॉलिसी थी, अमेरिका की तरफ देखने की जो पॉलिसी थी, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है उसके अंदर आप दोबारा से उसी डगर पर हैं जहां पर आप जाना चाहते हैं और जिसकी वजह से पाकिस्तान को और इस खित्ते के ममालिक को फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। बाबर साहब, चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो, कासा हो, तापी हो या दीगर मामलात, ये सारी बातें इलाकाई कनेक्टिविटी से रेलिवेंट है ना, लेकिन व्हेन इट कम्स टू कनेक्टिविटी हम देखते हैं अफगानिस्तान इज़ अ पिवटल इशू, देन हाउ टू मूव फॉरवर्ड?
देखें, जो SCO है ये हमारी जो रीजनल तंजीम है, इसका मकसद भी यही है इजलास जब होता है कि जो रीजन को इस वक्त इश्यूज़ हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, चैलेंजेस जो हैं उनको हमने ओवरकम कैसे करना है, उनका क्या हल निकालना है। लेकिन जो आपने अफ़गानिस्तान की बात की है, बिल्कुल आपने सही बात की है कि इस वक्त जो रीजन में सबसे बड़ा इशू है वो अफ़गानिस्तान का है। और आज देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी यही बात की है। उन्होंने जब वो SCO जो समिट है प्लस उससे खिताब में यही बात की है कि इस वक्त जो खिते के लिए सबसे बड़ा मसला है वो अफ़गानिस्तान है, और अफ़गानिस्तान के हल के लिए और अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए हम तमाम लोगों को मिलकर सोचना होगा। उन्होंने SCO के मेम्बरान्स को भी कहा है और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी उन्होंने ये बात की है कि इलाकाई अमन जो है और आलमी अमन उसी सूरत में कायम हो सकता है जब तक कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा, और अफ़गानिस्तान में अमन तब कायम होगा जब हम तमाम लोग कोशिश करेंगे। अभी आप देखेंगे कि जब हम अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है अफ़गानिस्तान की जितनी भी इंस्टेबिलिटी है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान पे आता है, क्योंकि आज से पहले जो जंग थी अफ़गानिस्तान में, जब वो बहुत से लोग 3 से 4 मिलियन लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आके पनाहगज़ीन बन गए। उसके अलावा हम फ्रंट फुट के इत्तेहादी थे, हमने वो तमाम चीज़ें की जो कि हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क था। हम चाहते थे कि यहाँ पे अमन हो जाएगा और ये जो जंग है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो इतनी तवील जंग चली कि वो ख़त्म होते होते उसने 2 डेकेड्स ले लिए। तो इसलिए अब जो हम बात करें अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी की या पीस की, तो उसके ऊपर जितनी भी हमारी रीजनल कंट्रीज़ हैं, चाइना है, रशिया है, टर्की है, इसी तरह सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, ईरान है, वो तमाम लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से अफ़गानिस्तान का मसला हल हो जाए। लेकिन अब अगर मसला हल नहीं होता तो उसके भी बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। और आप देख सकती हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त ये है कि दुनिया जो है ये अफ़गान हुकूमत को तस्लीम नहीं कर रही। जब तक तस्लीम नहीं करेगी तो उनके जो मामलात हैं, माली मामलात हैं ख़ासकर, वो आगे नहीं चलेंगे। और अभी आपने देखा है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि अभी उनके $10 बिलियन जो हैं वो फ्रीज़ पड़े हैं, और उनको माली मावनत नहीं मिलेगी तो वो कैसे चलाएँगे। इसलिए बहुत से गिरोह, बहुत से कंट्रीज़ जो चाह रहे हैं उनको बैकडोर पैसे भिजवा रहे हैं, तो वो उनकी बात में आके बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। अभी आप देख लें कि जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है उसके तमाम की तमाम जो कनेक्टिविटी है या लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान की सरहद से आते हैं। इवन कि इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं लेकिन वो उनकी बॉर्डर से नहीं आते, वो बॉर्डर इनसे आते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कोई TTP का नाम लेता है, कोई अलकायदा का नाम लेता है, कोई बहुत सी तंजीमों का नाम लेता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने आज खुलकर बात की है। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो तनाज़ात हैं उनका अगर हल नहीं निकाला जाएगा तो आलमी अमन भी कायम नहीं रह सकता। और उन्होंने एग्जाम्पल के साथ कहा है कि देखें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कब से करारदादें पड़ी हैं कि जो कश्मीर का मसला है इसको हल किया जाए, नहीं हुआ। गज़ा के हवाले से भी उन्होंने बात की, इसी तरह जो दूसरे तनाज़ात हैं उनके हवाले से भी बात की। और उन्होंने कहा कि अगर हम रीजनल जो कंट्रीज़ हैं कोशिश करें कि किसी तरीके से ये तमाम हल हो जाता है तो उसका फ़ायदा जो है जो इंटरनेशनल दुनिया है उसको होगा। आप देखें कि जो ये खिता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ चाइना है, एक तरफ रशिया है, एक तरफ टर्की है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ इंडिया है। ये तमाम की तमाम जो दुनिया की तकरीबन आधी से ज़्यादा आबादी यहाँ पर हैं, रिसोर्सेज भी इनके पास हैं, लेकिन बहुत से रिसोर्सेज इनके दूसरे लोग यूज़ कर रहे हैं। तो उनका भी यही कहना था कि आएँ अफ़गानिस्तान का हल निकालें, और अफ़गानिस्तान का अगर हल निकल आता है, अफ़गानिस्तान में अमन हो जाता है, अफ़गानिस्तान के अफ़गान जो तालिबान की हुकूमत है उनको अगर मान लिया जाता है तो ये जो खिता है उसमें अमन कायम हो सकता है। बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, सर ये तंजीम जो है इसकी इफेक्टिवनेस पे तो दूसरी कोई बात नहीं हो सकती, बल्कि उसके मुकाबले में अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार देखें या उसकी अफादियत देखें तो वो हमें खोती हुई नज़र आ रही है। गज़ा का मसला अभी तक कोई हल नहीं हो सका, फिर हमने कश्मीर का मसला देखा, वहाँ पर करारदाद जो है वो उनके मेज़ पर अभी तक पड़ी हुई है। सर ये तंजीम जो है ये अफ़गानिस्तान के मसले को वहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है, और अगर ये इतनी मौसर है तो इसने अभी तक वहाँ पर वो किरदार अदा क्यों नहीं किया ताकि वहाँ पर अमन कायम हो और फिर खित्ते में जो हम अमन का एक ख्वाब देख रहे हैं वो पूरा हो सके। नाज़िया साहब, असल में ये जो SCO है ये एक गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। रीजनल कोऑपरेशन के हवाले से इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स जो है ना बाहमी मुल्कों के वो ज़ेर बहस बहुत कम आते हैं। अलबत्ता ये एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप साइड लाइन पे इन मुल्कों के सरबराहान से जब बात करते हैं तो सच्ची बात तो यही है जो आपने कही कि ये जो SCO का एजेंडा है या चार्टर है, इस पर
सही तरीके से तब तक अमल हो ही नहीं सकता जब तक अफ़गानिस्तान में अमन नहीं कायम होता। और वज़ीर आज़म साहब ने भी ये जो रूस के व्लादिमीर पुतिन जो प्रेसिडेंट है रशिया के, उनसे जो मुलाकात की है उसका एक पस मंज़र ये भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि रशिया के इस सारे अरसे में तालिबान के साथ बड़े अच्छे मरासम रहे हैं और वो एक दूसरे के साथ ताउन भी कर रहे हैं। चाइना भी किसी हद तक एंगेज है, ईरान भी एंगेज है। अगर ये सारे मुल्क और सेंट्रल एशिया के ममालिक मिल के अफ़गानिस्तान की हुकूमत को एक तरह से उनको मेन स्ट्रीमिंग करें इस रीजन में, उनकी मदद भी करें अमन के लिए, वहाँ पे उनको अदारे बनाने में भी उनकी हेल्प की जाए ताकि एक नॉर्मल मुल्क बन सके। वो ये जो लॉर्ड्स हैं, वॉर लॉर्ड्स, उनकी बजाय एक सेटल्ड सोसाइटी जब तक अफ़गानिस्तान नहीं बनेगा तब तक ये जो SCO के पूरे मकासद हैं रीजनल कोऑपरेशन के, वो पूरे हो ही नहीं सकते। क्योंकि अफ़गानिस्तान आप देखें कि 9-10 मुल्कों के साथ जुड़ा हुआ है। आप ईरान की मिसाल ले लें, सेंट्रल एशिया के ममालिक पाकिस्तान ले लें और ईरान ले लें, तो इन सारे ममालिक के आपस के जो बाहमी तजारत है वो बहुत सारे मुल्कों की तजारत अफ़गानिस्तान के रास्ते से ही पॉसिबल है। और अगर अफ़गानिस्तान का रास्ता ही अवेलेबल ना हो या उसमें डिस्टर्बेंस हो तो ये सारा आइडिया ही जो है ना वो फेल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि एक जैसा निशानदेही की नौशाद साहब ने कि एक तरफ इंडिया है जो इस VN की मुखालफत करता है, अगरचे वो इसका मेंबर भी है, लेकिन वो इस तरह की रीजनल कोऑपरेशन जैसे उसने सार्क को स्पॉइल किया, उसी तरह वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान इस तरह का एक हब बन जाए कि सारे 5-10 मुल्क जो सेंट्रल एशिया के वो भी और अफ़गानिस्तान भी ये हमारे ज़रिए जो है वो अपना हॉट वाटर्स तक जाएं और तजारत करें और सी पैक के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा फोकस वज़ीर आज़म साहब का जितनी मुलाकातें हुई हैं वहाँ पे उनका फोकस ही अफ़गानिस्तान था और अफ़गानिस्तान में अमन का क़याम था। और अफ़गानिस्तान से जो दहशत गर्दी एक्सपोर्ट हो रही है पाकिस्तान में, उसके ऊपर उन्होंने बात की, क्योंकि ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। अज़्म इस्तेहकाम भी VN भी इसी वजह से ड्राइव हुआ है। और उससे पहले जो चाइना के मुख्तलिफ एतराज़ात थे पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी रूट काज भी अफ़गानिस्तान में है। तो यकीनन ये अफ़गानिस्तान का मामला सेटल, अगर ये सारे मुल्क चाहेंगे तो ये आराम से सेटल हो सकता है और इसी से एक रास्ता निकलेगा इस रीजन। बिल्कुल ठीक सजाद साहब, मैं इसी के साथ ही अपने इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करूंगी, दूसरे टॉपिक की जानिब जाएंगे। और नाज़रीन, हम बात करेंगे PTI के हवाले से, जिसके अंदर जो खल्फिशार है, तकसीम की सियासत, धड़ेबंदी, फॉरवर्ड ब्लॉक हमें हर गुजरते दिन के साथ नुमायां तौर पर नज़र आ रहा है। एक रहनुमा की अभी स्टेटमेंट पर बात ख़त्म नहीं होती तो दूसरा बयान दाग दिया जाता है, दूसरे बयान पर बात होती है तो तीसरा, एक दूसरे के ऊपर जवाबी वार तुर्की ब तुर्की जवाब मुसलसल जारी हैं, जिससे पता चल रहा है कि टूट फूट का शिकार होती जा रही है PTI। पार्टी रहनुमाओं की जानिब में, जिनमें शंताना गुलजार साहबा ये भी कहती हुई नजर आ रही हैं कि पार्टी के अंदर इस वक्त 3 ग्रुप्स जो हैं वो सरगर्दा हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जो मौजूदा क़यादत है वो उनके पास कोई सियासी हिकमत अमली नहीं है और ना ही कोई कैपेसिटी है कि वो बानी PTI को बाहर निकाल सकें। दूसरी जानिब बानी PTI ने तमाम तर बढ़ते हुए इख्तलाफात के पेश नज़र इन ग्रुप्स को तलब कर लिया है, रिपोर्ट्स भी तलब की हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से बात करेंगे कि ये पार्टी में आखिर चल क्या रहा है। ओल्ड ग्रुप वर्सेस न्यू ग्रुप की जो एक मुहाज़र आई है, रस्सा कशी है, वो हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। क्या ये लड़ाई आला ओहदों के हुसूल के लिए है? पार्टी में बढ़ते हुए इख्तलाफात पार्टी को किस जानिब लेकर जाएंगे? सबसे पहले शनीला, मैं आप ही से आगाज़ करूँगी। PTI की तकसीम दड़ाबंदी का शिकार हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। वकला और सियासी कारकुनान आमने सामने हैं। इस सूरत हाल में किसका मौक़िफ़ दुरुस्त समझा जाए? देखिए, मौक़िफ़ किसी का भी दुरुस्त नहीं। ये कुछ सियासी यतीम जो है ना, ये आपस में लड़ रहे हैं, तो उनकी एक लड़ाई है। लड़ाई इसलिए है कि ये एक सियासी तौर पे यतीम पार्टी है। इस पार्टी का के अंदर आपके लिए ओहदे मिलने का क्राइटेरिया क्या है कि एक शख्स उसकी खुशामद करनी है और एक ही शख्स है उसने फ़ैसले करने। और ये जो पार्टी बनाई गई थी, ये भी किस लिए बनाई गई थी? मफादात की लड़ाई है, इक़्तिदार के हुसूल की लड़ाई है कि इक़्तिदार पे आना था किसी भी तरीके के साथ, किसी भी गैर आइनी तरीके के साथ, किसी भी गैर कानूनी तरीके के साथ। तो वो सियासी पार्टियां नहीं होती हैं, क्योंकि वो सियासत करते हुए या अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे नहीं बढ़ते हैं, वो कंधों पे सवार होकर आते हैं।
ये जब पार्टी थी, जब ये हुकूमत में थी, हमने तब भी इसके अंदर दड़ेबंदियाँ देखी थी जी। ये शाह महमूद कुरैशी का ग्रुप है, ये असद उमर का ग्रुप है, ये जहांगीर तरीन का ग्रुप है, ये अलीम खान का ग्रुप है, और हर ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ उस वक्त भी कोई ना कोई बयानबाजी दे रहा होता था। लेकिन चूंकि मुफादात थे, इक़्तिदार में रहना था, मिलकर करप्शन करनी थी, और इमरान चूँकि बाहर भी थे जेल से, तो इसलिए मामला जो होते थे वो इतने सामने नहीं आ रहे थे। अब बानी पीटीआई जेल के अंदर बैठे हुए हैं, पार्टी के ऊपर जो पुराने लोग थे जिन्होंने मारे खाई हुई हैं बानी पीटीआई के लिए, जिन्होंने बानी पीटीआई के लिए बहुत से गैर कानूनी गैर आइनी काम किए हुए हैं, जेलों में भी गए हैं, उनको साइडलाइन किया गया और वुकला ने आके इस पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया। अब वो वुकला जो है उनकी कोई सियासी ट्रेनिंग नहीं, उनका कोई सियासी वोट बैंक नहीं, वो बस एक जो हवा चली बयानिए की जो कहा जाता है उसका फ़ायदा उठा के वो इक़्तिदार में पहुंच चुके हैं। अब वो जब इक़्तिदार में आ चुके हैं तो उनको क्या ज़रूरत है कि वो कोई तहरीक चलाएं या वो जेलों से निकलें। जो पुराने लोग हैं जो मुश्किल वक्त में भाग गए थे अब वो वापस आ गए। तो ये एक रशाकसी चल रही है वही ओहदे लेने की, और जो एक इनके जहनों में चीज़ बैठ गई कि जी बहुत पॉपुलर हो चुके हुए हैं तो शायद साल 2 साल तक कोई इंतखाब होंगे तो हम दोबारा से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे बैठेंगे, तो हम फिर दोबारा से वज़ीर बन जाएंगे। उसी की एक खाम ख्याली है, जो एक ख्वाब देख रहे हैं, उसी चक्कर में एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बजाय इसके कि अपोजिशन करें। बजट इजलास था, उसके अंदर कोई बजट के लिए तजावीज़ दें या कोई हुकूमती पॉलिसीज़ के लिए कोई अपनी पॉलिसीज़ लेके, वो आपस की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। और सिर्फ ये लड़ाई एक शख्स की खुशनुदी हासिल करनी है और उस शख्स की खुशनुदी हासिल करने के लिए सब लगे हुए हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ये आपको चलता इसलिए नजर आएगा कि ये पार्टी बनी ही इसी तरह हुई है, तो ये तकसीम दर तकसीम आगे मजीद होती रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, ये पार्टी में चल क्या रहा है? इख्तलाफात से बालातर होती जा रही हैं ये बातें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का भी कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा, माजत के साथ लफ्ज़ चूहों का इस्तेमाल हो रहा है, भगोड़ों का इस्तेमाल हो रहा है। पार्टी छोड़ के जाने वालों के लिए वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो मौजूदा पार्टी के अरकान हैं, वो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो छोड़ के जा चुके हैं। बदएतमादी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। चल क्या रहा है पार्टी में? आपने नाज़िया अभी कुछ चूहे वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये तो रिफ्लेक्ट करता है इस पार्टी का कल्चर। इस पार्टी में इसी तरह से इख्तलाफ करने वाले यानी मुखालिफ सियासी जमातों के लिए भी यही अखलाकियात हैं और अपने साथियों के साथ भी उनका यही रवैया है। असल बात यह है कि ये कोई सियासी जमात है नहीं, और ये क्यों सियासी जमात नहीं है ये मैं आपको रेफ़र करूँगा मेराज मोहम्मद ख़ान साहब का ख़त, जो 5 साल इमरान खान के साथ रहने के बाद उन्होंने लिखा। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपकी वो शख्सियत है जो इस फ़ैन क्लब को पार्टी नहीं बनने दे रही। आप इख्तलाफात को हवा देते हैं और मुख्तलिफ ग्रुपों को आप लड़ाते हैं। सबब क्या है? सबब ये है कि लड़ाई के नतीजे में सारी तवज्जो और ताकत का मरकज़ आपकी ज़ात रहेगी। तो इस तरह से सियासी जमातें नहीं चलती। तो यकीनन ये बानी हैं पीटीआई के, लेकिन इन बानी होने के बावजूद उन्होंने इसकी तंजीम साजी पे कोई तवज्जो नहीं दी। ये आपको तस्नीम नूरानी की रिपोर्ट में भी मिलता है और जस्टिस वजीउद्दीन अहमद की रिपोर्ट में भी मिलता है। और जस्टिस वजी ने तो ये कहा कि आपने पार्टी पोजीशन हासिल करने के लिए आपके यहाँ पैसे चले हैं और उसके उन्होंने सबूत पेश किए। एक बात, तंजीम बनाने की कोशिश किन लोगों ने की मैं आपको बताता हूँ। अकबर एस बाबर, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी, जावेद हाशमी, इसमें कोई राइट, और मेराज मोहम्मद ख़ान, इसमें कोई राइट का आदमी है, कोई लेफ़्ट का आदमी है। इन लोगों ने पार्टी बनाने की कोशिश की जिसे बिल्कुल नाकाम बना दिया बानी पीटीआई ने। और उनको बना दिया तो ये लोग एक एक करके इस पार्टी से रुखसत हो गए। अब कौन इसमें अब इसमें जो 3 ग्रुप या 4 ग्रुप आप जिक्र कर रही हैं, एक वो ग्रुप है और एक फ़ैन क्लब है, या जो बानी पीटीआई के फॉलोअर्स हैं आवाम में। एक तरफ वो हैं अपनी तवक्कुआत के लिए और एक तरफ वो हैं जिनके अपने मफादात हैं और उन मफादात के लिए वो बाहम लड़ झगड़ रहे हैं। तो एक इसकी पहलू ये है। और तीसरा पहलू ये है कि इस तरह के तर्ज अमल में कोई सियासी जमात आम तौर पे किनारे लगती नहीं है। क्यों किनारे नहीं लगती? आप ये देखें कि ये पार्टी कब बनी, ये पार्टी इस पार्टी में नज़्म कब कायम हुआ, इस पार्टी में सियासी ताकत कब आई? जब इसके सर पे किसी ने हाथ रख दिया। जब हाथ रख दिया तो ये ताकत में आ गए। अब हाथ नहीं है तो ना आपको सियासी विजडम नज़र आ रही है, ना इत्तेहाद नज़र आ रहा है,
ना कुछ ऐसी स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। जैसे शनीला ने ये कहा कि भाई आप बजट पे बात करते, भाई इसमें कौन है जो इतना संजीदा आदमी जो बजट का मुताला करके मुतबादिल तो बात तजावीज़ करता। पेश करेगा। तो दरअसल वो कोई सियासी जमात है ही नहीं जो कोई इस मुल्क के मामलात को टैकल कर सके, संभाल सके, इवन समझ सके। अगर ये समझ सकते होते और कुछ कर सकते होते तो 4 साल इक़्तिदार में रहे, कुछ करते। ठीक है सजाद साहब, सर बारहा ये कहा गया कि जिन लोगों को कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कोई शिकायत हैं, वो पार्टी के फोरम पर आएँ, उस प्लेटफॉर्म पर आकर बात करें, यूँ इस तरह से बयानात एक दूसरे के खिलाफ ना दागें। लेकिन हम ये ट्रेंड मुसलसल बढ़ता हुआ, मुसलसल तेज़ से तेज़तर होता देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के बजाय इनके जो रहनुमा हैं वो मीडिया को तरजीह दे रहे हैं। सर इसके पीछे क्या सोच है? क्या वहाँ पर भी एतमाद की कमी है कि वहाँ पर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? असल में शनीला साहबा ने और फ़ारूक आदिल साहब ने चूँकि आपको बताया है कि ये एक पार्टी नहीं है, एक तरह से फ़ैन क्लब है या सियासी यतीम इकट्ठे हुए हुए, लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है ना नाजिया, वो दो मुख्तलिफ एंगल से है। एक एंगल है वकला का, वकला के ऊपर उनका ख्याल है कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है और उनके जो बानी चेयरमैन है वो अभी तक जेल में है, उनकी ज़मानतें नहीं हो सकें, वकीलों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। एक तो वकीलों के ऊपर बहुत ज़्यादा दूसरे सियासी धड़े के लोग जो हैं वो वकीलों पे मलबा सारा डाल रहे हैं और वकीलों को सिंगल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये जो 2-3 लोग हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, शिबली, फराज और रऊफ़ हसन, इन्होंने कोई सौदा ये बेचा था कि हम इस्लामाबाद में हैं, इनका ताल्लुक़ भी एलीट से है तो कुछ राब्ते होंगे हमारे और हम एस्टेब्लिशमेंट से कोई रास्ता निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इनके जो इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें इनसे बाकायदा पूछा जाता है कि आप लोग तो कहते थे कि कोई रास्ता निकल आएगा, तो कहाँ रास्ता, किधर गया, अभी तक तो कोई हमें रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा। तो एक धड़ा है जो ख़ास तौर पे केपी के लोग हैं, वो सीधा इल्ज़ाम लगाते हैं शिबली, फराज पे और रऊफ़ हसन पे कि उन्होंने वो ज़िम्मेदार हैं इस वक्त पार्टी के सारे क्राइसिस के। और दूसरी तरफ वकीलों के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि वकीलों ने वो परफॉर्म नहीं किया कि उनका बानी चेयरमैन जो बाहर आए। तो ये एक तरह से गुत्थम गुत्था हुए हैं आपस में। और दूसरी बात ये है कि ये बात दुरुस्त है कि वो खुद लड़ाते हैं इन लोगों को, फिर सारे लोग उनसे मिलने जाते हैं और फिर वो सबको कह देते हैं कि भाई आपने वो इख्तलाफात ख़त्म करें, लेकिन वो इन इख्तलाफात को खुद हवा देते हैं अडयाला जेल से बैठ के। और ये जो बाहर लोग चले गए थे, फवाद चौधरी साहब जैसे बाकी लोग, वो अब दोबारा सोच रहे हैं कि इस वक्त पार्टी कमज़ोर है, इस वक्त कोई दरवाज़ा निकाल के वो अंदर एंटर हो जाए। लेकिन वो जो अंदर लोग बैठे हुए हैं वो भी बहुत इस मामले में तेज़ है, वो उनको कहते हैं कि नहीं अभी वेट करो। अभी ये जो कल असद कैसर साहब ने उन लोगों के लिए पैगाम दिया है कि आप खामोश रहें और कोई क्रिटिसाइज़ ना करें, तो ये बेसिकली मैं मानता हूँ शनीला साहब ने सही कहा, ये सारे सियासी यतीम है। ये एक आदमी की खुशनुदी के लिए हर तरह की कलाबाजी लगा रहे हैं और आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, और फिर जब मौका आता है तो बिल्कुल वो एक मदारियों की तरह कह देते हैं खड़े होकर, जोकरों की तरह, कि हमारे दरमियान तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है, और जब लड़ाई पे आते हैं तो एक दूसरे को चूहा और पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं। तो ये उनकी पार्टी का एक कल्चर भी है। ठीक है सर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। बाबर साहब, क्या आप भी ये समझते हैं कि ये जो सियासी मुहाजराई है और रस्साकशी है, ये ओहदों के हुसूल के लिए है? एक तासुर अब ये बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और इस पर काफ़ी बात हो रही है। अभी देखें जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, उनके ऊपर मुश्किल टाइम आते हैं। कोई पाकिस्तान की ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके ऊपर मुश्किल टाइम ना हो, ना आया हो। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी देख लें, PMLN के ऊपर भी देख लें, अब PTI है। देखिए ये पार्टीज़ में जब रिफॉर्म्स होती हैं तो फिर पता चलता है कि जो नज़रियाती लोग हैं वो कौन से हैं और जो ओहदे लेने वाले हैं वो कौन से हैं। जहाँ तक हम PTI की बात कर रहे हैं तो PTI में अभी आप देखें कोई नज़रियाती लोग नहीं हैं। आप देख लें कि जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि इमरान खान ने जब पार्टी बनाई थी तो उस वक्त के जो लोग हैं कितने % जो हैं अभी पार्टी में आ गए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। अभी आप देखें कि जो इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है वो बैरिस्टर गौहर को इसलिए बनाया गया
क्योंकि एतजाज़ एहसन के वो साथ काम करते थे, एक ही चेंबर के थे, और वो एतजाज़ एहसन ने उनको, चूँकि वो एक बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, उन्होंने कहा कि जब हमने तहरीक चलाई थी तो जो वकला तहरीक थी उन्होंने ही मुशर्रफ के ख़िलाफ़ जो है वो चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार को बहाल कराया। इतना ज़्यादा प्रेशर था, एक काला कोट वाला ही आपको जो है वो जेल से बाहर निकाल सकता है। तो इसलिए उन्होंने चेयरमैन भी जो है अपने बाद वो पीटीआई का बैरिस्टर गौहर को बनाया, लेकिन अभी तक उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया। अभी देखेंगे पीटीआई के जो भी आता है कोई इनका स्पोक्स पर्सन नहीं है। स्पोक्स पर्सन अभी बात करता है तो थोड़ी देर बाद दूसरा रहनुमा आके पार्लियामेंट लीडर कोई और बात कर देता है। ज़रताज गुल कोई बात करती है तो उसको उमर अयूब जो है कंट्राडिक्ट कर देता है। तो ये पार्टी कोई नहीं है, बिल्कुल एक आप कह लें गिरोह है, और जिसमें बहुत से लोग हैं, और जिस तरह इनका सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि किसी तरीके के साथ पॉपुलैरिटी है हम जीत जाएंगे। लेकिन देखें अभी इलेक्शन जो है 2028 में जाकर होने हैं, और आप देखेंगे कि 29 में, तो आप देखेंगे कि 29 तक बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये जो गवर्नमेंट है परफॉर्म कर जाएगी, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगी, तो बहुत सी चीज़ें ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी। तो अभी आप देखेंगे इस वक्त जो ये पॉलिटिकल पार्टी है उसका एक एजेंडा है, वो ये एजेंडा है कि हर बंदा ये कोशिश में है कि किसी तरीके से निगोशिएशंस करें और निगोशिएट करके इमरान खान साहब बाहर आ जाएं। और दूसरी आपने देखा फवाद चौधरी साहब की एक बात, कभी वो चीफ जस्टिस पे तनकीद करते हैं, कभी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे तनकीद करते हैं, और बाकी उनकी हम पर्सनल बातें क्या करें, हमारे खुद मिनिस्टर रहे हैं तो उनकी करप्शन की कहानियाँ तो सरेआम हैं, तो आप उनकी क्या बात करें। तो जो आ रहे हैं जो जा रहे हैं इनका कोई करैक्टर नहीं है। मुझे कोई एक पीटीआई का बंदा बता दें कोई जो मिनिस्टर रहा हो और जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स ना हो, मतलब। तो इसलिए ये बातें सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि अपनी जो लीडरशिप है इमरान खान है उसको खुश करने के लिए। देखें आप मुल्क की बात कर लें, आप इदारों के साथ माजराई ना करें। देखें जब इदारे अच्छा काम कर रहे होते हैं तो वो स्टेट जो हैं वो प्रोग्रेस करती हैं। कोई दुनिया की एक स्टेट बता दें कि जो जिनके पीछे इदारे खड़े नहीं होते। अमेरिका की सब लोग देते हैं कि जी वहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है, तो उसके पीछे CIA खड़ी है। तो इसलिए ये बातें ना करें। जब कोई इदारे आपकी सपोर्ट कर रहे होते हैं तो उनको सपोर्ट करें, और जब तक आपके पसंदीदा लोग होते हैं उस वक्त आप कहते हैं कि ये हमारे हीरोज़ हैं, और जब आपके पसंदीदा नहीं होते तो फिर आप क्वेश्चन करना शुरू कर दें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, ये अंदरूनी खलफिशार, ये धड़ाबंदी, क्या नतीजा देख रहे हैं सर आप PTI की जमात में? देखिए नतीजा तो वही निकलेगा जो अभी आपके सामने नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, ये सियासी यतीम के साथ इसको इसके पीछे मुफाद परस्त लगा लें तो ये ज़्यादा बेहतर डेफिनेशन होगी कि ये मुफाद परस्त सियासी यतीमों का टोला है। क्योंकि आप अगर गौर कीजिए, और मैं अगर तज़हीक का मुर्तकब ना हूँ, तो ये सारा ना मुख्तलिफ सियासी जमातों का लेफ़्ट ओवर था जिसको एक जगह इकट्ठा किया गया। आप सबकी इनकी मेजर क़यादत को देख लें, उनका माजी देख लें, उनको उनकी बैकग्राउंड देखें, आपको पता चलेगा कि ये वो लोग थे जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से डिस्कार्ड किए गए। वहाँ इनकी जगह ही नहीं थी और ये ना अपने आप को प्रूव कर सके उन जमातों में, और फिर इन्हें मखसूस इनके सर पर जो है वो शफकत का साया आ गया और ये एक जगह इकट्ठे किए गए। अब चूंकि बानी को भी ये पता है कि मेरे इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं, इसलिए वो इनको भी इंगेज किए रखते हैं। कभी किसी को कोई एक शख्स जो है वो जेल में मुलाकात करके आता है तो उसका ख्याल ये होता है कि सारा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जैसे कह लीजिए कि रहनुमा मुझे ही बना दिया गया है। दूसरा जाता है तो उसको भी यही गोली जो है वो बानी तहरीक इंसाफ थमा देते हैं, और उसका नतीजा ये है कि वो सारे जितने भी ये 5-7 ग्रुप्स की बात हो रही है, इनके जितने सरकर्दा रहनुमा हैं, ये सारे के सारे ये समझते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं की है। अब इसके अंदर मामला ये है कि अब पार्टी के अंदर एक बड़ा मेजर मामला ये आ रहा है जिसकी तरफ सज्जाद साहब ने इशारा किया कि अब एक दूसरे से सवाल शुरू हो चुके हैं, और फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो उनके अल्फाज से नजर आना शुरू हो चुकी है कि चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका ख्याल ये था कि महीना, 2 माह, 3 माह, 5-4 माह बाद बर्फ पिघलेगी। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लोगों के सामने मुख्तलिफ तरह के दावे किए हुए थे। अब उन दावों पर जब सवाल किया जाता है तो उनके पास जवाब देने को नहीं है। चूंकि जवाब देने को नहीं है इसलिए वो ये करना शुरू हो चुके हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो चुकी हुई है, जिसका नतीजा अल्टीमेटली ये जो एक आम बात कही जाती है कि जूतों में दाल बटनी है, वो बट रही है। सो इशू ये है इस सारे मामले के अंदर कि अगर इनके अंदर सियासी एक्वेमेंट होगा, सियासी ये इनमें से वो लोग जो
वाकयातन जिन्होंने सियासत करना चाहते हैं या सियासत के वो सीखना चाहते हैं या सियासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो सियासी अंदाज से आगे बढ़कर एक ग्रोह पैदा हो जो इस जमात को कंट्रोल करे, तो ये सियासी जमात की शक्ल इख्तियार कर सकेगी। अदरवाइज मुझे इसका कोई सियासी मुस्तकबिल कहीं पर नजर नहीं आता, क्योंकि बानी तहरीक इंसाफ अंदर हो या बाहर हो, ये लोगों का खाम ख्याली है कि वो बाहर आ जाएंगे। जब वो बाहर थे तब भी हमने जो कुछ देखा वो हमारे सामने, जब वो वजीर आजम थे तब भी हमने उनकी कारकर्दगी देखी है, वजीर आजम के तौर पर उनकी भी कारकर्दगी देखी है, और इस पूरे सियासी टोले की जो वजारतें मुशीर बनकर या मुख्तलिफ ओहदों पर रहकर जो इन्होंने परफॉर्म किया 3.5 साल के अंदर, वो इस पूरी कौम के सामने है। उसका किया आज तक हम भुगत रहे हैं। अभी तक इनका डाला हुआ डेंट जो है उसको रिकवर नहीं किया जा सका। सो मैं समझता हूं कि ये सारा कुछ ऐसे ही रहेगा, ये इससे ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते थे, जो करना था वो ये कर चुके। ठीक है, बहुत शुक्रिया नौशाद साहब। तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया आज के डिस्कशन में शामिल होने के लिए। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।